चलिए शुरू करते हैं हम कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। यानी सबसे पहले अपन अम्ल को देखेंगे, जब अम्ल की क्रिया अपन धातु से कराते हैं तो क्या होता है, फिर क्षारक की क्रिया धातु से कराते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अम्ल की धातु के साथ क्रिया। तो आपको बता दें कि जब भी अम्ल की क्रिया किसी धातु से होती है तो लवण का निर्माण होता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है, यानी निकलती है, उत्सर्जित होती है। मतलब जैसे मान लो एक अपन ने उदाहरण लिया धातु का, धातु जिंक, ये जिंक धातु ले ली, उसकी क्रिया किससे कराई अपन ने, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई। क्लियर। तो जब धातु की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का। जिस प्रकार ये जिंक क्या है, एक जिंक क्या है, धातु है, धातु है ना भैया, जिंक है धातु, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये, ठीक है ना। तो धातु और अम्ल की क्रिया आपस में होती तो किसका निर्माण हो रहा है, लवण का। ये कौन सा लवण है, जिंक सल्फेट, कौन सा है, जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। तो मतलब अपन कह सकते हैं ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो ये क्या है कि मतलब अम्ल कभी भी धातु के साथ क्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े। अब देखो अपन ये है ना, एक है ना चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो अभी अपन ने अभिक्रिया पढ़ी है ना, रिएक्शन पढ़ी है, उसी को ये कैसे होता है माने लैब में, उसी को बताया गया है। देखो एक उन्होंने एक स्टैंड लिया है, उसको स्टैंड से परख नली को ये बांध दिया और परख नली में क्या किया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जो ये भरा हुआ है ना, द्रव्य रूप दिख रहा है आपके लिए, ये क्या है, एक मिनट हम आपको ये बता, इससे देखिए, देखो तो ये जो भरा है ना, ये आपके लिए दिख रहा है, ये भरा हुआ द्रव दिख रहा है, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, और इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े, यानी जो अपन ने जिंक की क्रिया करवाई थी ना, जिंक की क्रिया, तो जिंक ये है, और ये जो भरा हुआ है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी H2SO4 भरा हुआ है। तो इसकी आपस में क्रिया होती है ना, तो देखो ये तो जिंक है, ये जिंक के टुकड़े हैं, ठीक है ना। तो ये जो बुलबुले उठ रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन गैस उठ रही है, देखो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, तो ये उठ रही है, और इसके माध्यम से अपन पाइप के माध्यम से, प्रवाह नली के माध्यम से हाइड्रोजन गैस को यहाँ लाते हैं। इसको माने साबुन का विलयन है ये। तो इसमें ऐसे देखो अपन ने यहाँ देखो सल्फ्यूरिक अम्ल भरा, उसमें ये जिंक के टुकड़े डाले, तो अभिक्रिया हुई तो किसका निर्माण होगा, एक तो जिंक सल्फेट का निर्माण होगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो देखो ये बुलबुले के रूप में निकल रही है और इस नली के माध्यम से यहाँ जा रही है, और इस साबुन का विलयन भरा है, तो इसमें है ना क्या हुआ, ये जल से यहाँ से विलयन से ये हाइड्रोजन गैस देखो यहाँ से निकलती हुई इस नली के माध्यम से आ रही है बाहर, और देखो ये गैस के बुलबुले, हाइड्रोजन के बुलबुले हैं, तो ये देखो उठ रहे। और आपको पता है जब हाइड्रोजन गैस किसी है ना जलती हुई चीज के संपर्क में आता है ना, तो है ना उस एक प्रकार से जैसे पटाखे छोटे वाले रहते हैं ना, फूटते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये ध्वनि आती है। देखो ये गैस निकली यहाँ से, तो देखो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है, यानी जलाते हैं ना अपन। देखो ये मोमबत्ती ये जली हुई है, अभी जली हुई मोमबत्ती को ये जहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो यहाँ आती है, तो देखो अपन ने मोमबत्ती, जली हुई मोमबत्ती यहाँ लाए तो फट फट की आवाज, माने वो हाइड्रोजन का दहन होने लगा तो वो आवाज आती है। जैसे आप है ना जो दीपावली में फोड़ते हैं ना पटाखे, तो उसमें क्या करते हैं आप कि है ना उसको जलाया तो आवाज आती है, फूटता है। इसी प्रकार जब ये गैस निकल रही है और उसके सामने मोमबत्ती जली हुई लाए तो ये गैस है ना, जो हाइड्रोजन गैस है वो देखो जल रही है, आग जल रही है मोमबत्ती से, तो उससे क्रिया करके क्या होती है, हाइड्रोजन गैस का दहन होता है, यानी फट फट की ध्वनि आती है। तो ये पूरा है ना चित्र है, आप है ना नोट्स में अच्छे से बना लें तो आपको याद रहेगा। इसी जैसे अपन क्रम से पढ़ते जा रहे हैं ना, उसी प्रकार से क्रम से नोट्स बनाते जाएं। ठीक है ना बच्चों, तो समझ में आया। अब अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखो अभी अपन ने क्या किया, धातु की क्रिया किससे कराई थी, अम्ल से। अब क्षारक की क्रिया कराएंगे, धातु माने क्षार की क्रिया किससे कराएंगे, अपन धातु से कराएंगे, तो भी लवण का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। जैसे अपन ने अम्ल की पढ़ी थी ना, अभी अपन ने अम्ल की रिएक्शन धातु से करवाई थी तो लवण बना था और हाइड्रोजन गैस बनी थी। अब सर बोलेंगे फिर तो आप वहीं लिख देते कि अम्ल और ऑब्लिक में क्षारक बना देते, क्यों,
कि दोनों एक सी हो रही हैं अभिक्रिया, तो लेकिन हमने अलग पता है क्यों लिखा, क्योंकि जो अम्ल है वो हमेशा धातु से क्रिया करती है। देखो जो अम्ल होती है ना, जो अम्ल वाली अपन ने पढ़ा है, वो हमेशा सदैव क्या है, सदैव धातु से क्रिया करती है। लेकिन जो क्षारक होते हैं ना, कुछ ही क्षारक धातु से क्रिया करते हैं, सभी क्षारक में ये संभव नहीं होता, इसलिए अपन ने अलग से लिखी है। अपवाद कह सकते हैं कि कोई भी है ना, कम ही ऐसे हैं, कम ही रिएक्शन है या कम ही क्षार हैं जो धातु के साथ डायरेक्ट संपर्क करते, माने है ना अभिक्रिया करते हैं, बाकी है ना कई क्षारक जो होते धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते। इसलिए कुछ ही उदाहरण हैं, तो हमने इसको इसलिए अलग से लिखा कि जब क्षारक की धातु से क्रिया करते हैं तो लवण हाइड्रोजन गैस बनती है अम्ल के ही जैसे, परंतु उसकी बात ये होती है कि सभी क्षारक धातुएं लवण के साथ माने धातु के साथ क्रिया नहीं करती। तो आप यहाँ नोट बना के ये जरूर लिख लें कि सभी क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया, ये आपको जरूर लिखना है, नहीं तो आप ये पूछ ले कि भाई अम्ल और क्षार की अम्ल की पहले धातु से करी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बना, और क्षारक और धातु की तो भी लवण हाइड्रोजन गैस बना। तो इसमें अंतर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि अम्ल सभी धातु से क्रिया कर लेती है, जबकि जो क्षारक होती है वो कुछ माने क्षारक कम ही करती हैं धातु से अभिक्रिया, कुछ ही क्षारक करते हैं, कुछ ही धातु से क्रिया। तो सभी क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करती, या फिर सभी धातु माने धातु और क्षारक की आपस में क्रिया बहुत कम होती है, तो ना के बराबर होती। क्लियर ना? तो अब आगे बढ़े। अब बात करते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। मतलब जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, साथ ही साथ जल का निर्माण करता है। उदाहरण से अपन समझ ले, देखो धातु कार्बोनेट, धातु यानी ये सोडियम हो गया, और कार्बोनेट CO3, ठीक है ना। जब अम्ल के साथ क्रिया की तो अपन ने HCl अम्ल ले लिया, तो किसका निर्माण हुआ, 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बोनेट। यहाँ आप लिख देना सोडियम कार्बोनेट, ये धातु कार्बोनेट है ना। देखो धातु अपन ने इसलिए ले ली कि यहाँ कोई भी धातु अपन फिक्स कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं धातु, और उसको धातु कार्बोनेट होना चाहिए। तो यहाँ कोई भी धातु, जैसे यहाँ सोडियम है, अपन ने मान लीजिए AgCO3 माने सिल्वर कार्बोनेट ले लिया, माने ऐसे धातु बदल सकते हैं। तो इसलिए धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, साथ ही साथ जल का भी निर्माण होता है। क्लियर ना? तो अपन बात करें तो सबसे पहले बात की अपन ने तो सोडियम कार्बोनेट की क्रिया, यानी ये धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण बना, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड, ये लवण है ना, आपको पता है अपना नमक सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। साथ ही साथ ये जल है, आपको पता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो ये अपना ये हो गया कि अभी अपन ने धातु कार्बोनेट की, अब अपन करते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये देखो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराना है तो अम्ल ले लिया, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया अपन ने। तो इसकी क्रिया अपन ने कराई तो वही लवण का निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। क्लियर? समझ में आया ना आपको? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस नॉर्मल है क्वेश्चन। मान्य अभिक्रियाएं कि इनकी जब धातु कार्बोनेट की क्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती, माने धातु कार्बोनेट की क्रिया या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया, इन दोनों में से कोई एक की क्रिया अम्ल से होती है तो लवण का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ ही साथ जल बनता है। क्लियर ना? आगे बढ़े। अब देखते हैं, देखो अब एक बात और बता दें आपके लिए, जब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, मान लो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस में जब है ना कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, साथ ही साथ जल बनता है। ये क्लियर? ये देखो चित्र में, ये चित्र अपन को दिया गया है, तो इसमें देखो एक मिनट, देखो ये अपन को चित्र दिया गया है ना, तो इसमें क्या हुआ कि
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना है। तो देखो यहाँ देखो ये अपनी एक माने क्रिया हो रही है कैसे कि जो अपन ने अभी की थी ना सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जब अम्ल से करते, देखो इसमें क्या भरा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा है जी, HCl अम्ल भरा है। और इसकी क्रिया जब देखो अभी अपन ने की थी ना कि सोडियम कार्बोनेट, अभी देखो ये वाली अभी क्रिया की थी सोडियम कार्बोनेट वाली, जब अम्ल से HCl अम्ल से क्रिया करते तो NaCl बनता है, H2O बनती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो तो इसी प्रकार अपन ने जब सोडियम कार्बोनेट की जो क्रिया है, अपन ने सोडियम कार्बोनेट की क्रिया देखो इसमें डाला अपन ने सोडियम कार्बोनेट, इसमें की क्रिया कराई अपन ने HCl अम्ल से माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो है ना क्या क्या निर्माण हुआ, एक तो लवण बना, साथ ही साथ आपका जल बना, और साथ ही साथ क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी तो ये गैस कहाँ गई, इस पाइप के माध्यम से इसको बाहर लिया, निकास नली के माध्यम से। इस गैस को है ना अपन कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है ना इस नली के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, और उसकी क्रिया किससे करवा दी, अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाई। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इस देखो सोडियम कार्बोनेट की जब अम्ल से क्रिया करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो एक लवण बना, ये जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ने बाहर ले लिया और उसे किस विलयन में डाल दिया, किस में प्रवाहित किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब वो जो बनी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई तो किसका निर्माण हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ। क्लियर ना, समझ में आया हम क्या कहना चाहते हैं। तो बस यही बात है, इसको चित्र के माध्यम से बताया गया है कि प्रयोग कैसे होता है। कि जो एक स्टैंड लिया अपन ने, उसमें सबसे पहले अपन ने जो अभी क्रिया पढ़ी थी ना पिछली स्लाइड में कि सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जब अम्ल से कराते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट ये है और उसकी अम्ल ये जो पानी भरा है ना द्रव, ये तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी HCl है। इसकी आपस में क्रिया हुई तो किसका निर्माण हुआ, सोडियम क्लोराइड का यानी लवण का, साथ ही साथ जल बना और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और इस पाइप के माध्यम से निकास नली के माध्यम से बाहर आ रही है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को किससे क्रिया करा दी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया कराई तो किसका निर्माण हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ। क्लियर। तो यही अभी क्रिया बताना चाहते थे कि क्या होता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब समझ में आया आपको ये चित्र जरूर बनाना है और ये रिएक्शन जरूर रखना। क्लियर, आगे बढ़े। अब अपन बात करेंगे किसकी, बताइए किसकी बात करेंगे। हेडिंग डली हुई है कि अम्ल तथा क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, यानी अम्ल की क्रिया क्षार से कराएं। तो अभी अम्ल क्या कहलाता है, क्षार क्या कहलाता। अपन ने पहली लेक्चर में जो इसका पहला फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, ये सेकंड है, तो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने डिटेल में पढ़ा था, उसमें सिर्फ बेसिक ही पढ़ा था कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लिटमस पेपर क्या है, सूचक क्या है, तो ये सब पढ़ा था ना अपन ने। तो उसी में ही अपन को बताया था कि अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अपन बहुत पुरानी परिभाषा छोटे से पढ़ते आ रहे, लेकिन फिर हमने बताया था कि जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है अम्ल कहलाता है। तो आप एक काम आपको क्या करना है कि लेक्चर सीक्वेंस से देखना। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो वो देखिए, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो क्या होता है, तो अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि भैया उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इतना अपन को उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा लिख देना है और ये अपना उदाहरण हो गया। क्लियर। तो क्या है, जब देखो अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका एक उदाहरण अपन जैसे कैसे ले, मान लो अपन के पेट में एसिडिटी बन जाती ना, कहते ना कि एसिडिटी बन गई यानी अम्लीयता बढ़ गई, तो अपन क्या करते, इनो पीते हैं ना, समझ रहे हो, पीते ना इनो कि अपन को माने एसिडिटी कम हो जाए। तो क्या करते हैं, जो अपन अम्लीयता, एसिडिटी यानी एसिड यानी अम्ल, ठीक है ना। और जो अपन इनो पीते हैं ना, जो इनो वो है क्षार। तो जब ये अम्ल और क्षार अपन ने इनो पिया, पेट में गया, अम्ल जहां बन रहा है माने अपना एसिडिटी हो रही है, तो क्या होगा, एक दूसरे को एक प्रकार से क्या कर देते, कैंसल, और क्या बन जाते हैं, उदासीन। समझ रहे बात को। ये उदासीन, जैसे आपने पता हो सोडियम पे धन आयन होता है, क्लोरीन पर ऋण आयन होता है, तो आपस में जुड़ जाते हैं तो ये उदासीन हो जाते हैं, NaCl, कोई चार्ज नहीं रह जाता इन पर। इस प्रकार से नहीं समझा ये तो, हालांकि आपको है ना इसमें हमने थोड़ा सा
चैप्टर फर्स्ट में भी बताया है, और बाकी थर्ड और फोर्थ चैप्टर में तो अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, ये उदाहरण ना आए समझ में तो अपन एक दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं कि जैसे मान लो +4 है और -4 है, तो ये मान लो ये अम्ल है और ये है क्षार, तो एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएंगे ना, +4 से -4 कट गए तो क्या बचा, 0। 0 आने बिल्कुल मोह माया त्याग दी, न इसके पास धन है, न 4 रुपया है, न 4 रुपए का कर्ज है, सीधा ये 0 माने संन्यास धारण कर लिया है, साधु सन्यासी जैसे कि बस हिमालय चले गए, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये जैसे धनवान था, 4 रुपए इसके पास थे, और ये ऋण 4 था, माने इसने 4 रुपए कर्जा लिया था, तो ये अम्ल और ये क्षार आपस में कैंसल हो गए, 0 बिल्कुल संन्यास धारण, ना देना किसी का ना लेना। तो ये समझ रहे हो। तो जब अम्ल और क्षारक क्रिया करते हैं आपस में तो लवण बनता है और जल बनता है। तो जैसे अपन ने ये है एक क्षार, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिख लीजिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब किससे होती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है अपना, लिख लेंगे आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दे रहे हैं हम, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। यानी क्षार की क्रिया जब अम्ल से होती है तो किसका निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड यानी लवण का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड साथ ही साथ क्या बनता है, ये अपना जल बनता है। क्लियर ना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया अगर पेपर में पूछे तो आप बता देंगे कि अम्ल और क्षारक आपस में परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है, यानी जल प्राप्त होता है। क्लियर। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। तो आप इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा जिससे कोई दिक्कत परेशानी ना जाए और पेपर में आपके सब बन जाए। क्लियर ना। तो आगे बढ़े। अब बात करते हैं धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं यानी धातु ऑक्साइड होते हैं उनकी क्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। तो धातु ऑक्साइड यानी एक कोई धातु होगी और साथ में ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन। तो धातु ऑक्साइड हो गए, क्या उदाहरण ले लें, तो सोडियम एक धातु है और ऑक्साइड OH, ठीक है ना। तो NaOH यानी ये धातु ऑक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लें आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी क्रिया जब कोई अम्ल से माने धातु देखो सोडियम एक धातु है और ये ऑक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब एक अम्ल है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो पता ही होगा अपन लिख चुके ना, कौन सा अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो आप बता देंगे कि भैया HCl होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी किसी अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो सोडियम धातु है और हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी धातु ऑक्साइड से होती है तो लवण का निर्माण होता है। यानी ये देखो सोडियम क्लोराइड बन रहा है ना कि नहीं बन रहा, तो ये सोडियम क्लोराइड यानी लवण का निर्माण हुआ, साथ ही साथ जल का निर्माण होता है, तो ये अपना जल है। क्लियर ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस तो सिंपल कहें ये कि जब किसी भी धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से होती है तो लवण का निर्माण होता है और साथ ही साथ जल का निर्माण होता है। क्लियर बच्चों, समझ में आया कि कैसे क्या करना है अपन को। तो सिंपल है, कोई ज्यादा उसमें बात नहीं है ज्यादा गहराई से सोचने की, बस आपको पता होनी चाहिए इसकी क्रिया इससे होती है तो किसका निर्माण होता है, आपको उदाहरण याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसको भी देखिए, क्योंकि वो थोड़ा सा बेसिक है, तो उससे आपको पूरे चैप्टर की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और फिर उसके बाद लेक्चर 2 आपने देख ही लिया है और एक बार और देख लेंगे तो और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा अपना। और आप ये ध्यान रखें कि आपको नोट्स जरूर बनाना है, जिससे क्या है आपको कभी भी दिक्कत ना हो। अपन को कभी रिवाइज करना है तो आपके नोट्स बने रहेंगे ना, खुद से बने तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। गाइड की अपेक्षा ये गाइड में तो लिखा है, लेकिन अब अपन अगर खुद नोट्स बनाते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छे से कि आपको याद होता हमने हाँ इसको ऐसा ऐसा पढ़ाया था तो इसको ऐसा करना है, अपन ने लिखे तो अपन को ज़्यादा अच्छे से याद होता है और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है अपने खुद की नोट्स, ठीक है ना। तो आप बना लीजिएगा और फिर मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है ना बच्चों।